नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कुल्हड़ भर इश्क, जिसे कौशलेंद्र मिश्र जी ने लिखा है, इस उपन्यास का विवेचन कर रहे हैं। तो इसके दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। दूसरा भाग, जल ही जीवन है। 2016 की बरसात ने पूरे बनारस को कुछ दिनों तक तो बहुत खुश किया, फिर रुलाना शुरू कर दिया। गंगा और बरोड़ा ने मिलकर अपने आसपास के इलाकों को जलमग्न कर दिया। चौका घाट, दशाश्वमेध घाट, परिहर वा घाट, हुकुलगंज, पैगंबरपुर, पंचकोसी क्षेत्र और सामने घाट क्षेत्र और अनेक कॉलोनियाँ व गांव जल से घिर गए। मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति हेतु अनेक विद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों द्वारा बाढ़ राहत सामग्री वितरित की गई। डीएम ने एक से लेकर के 12वीं तक के स्कूलों को बंदी के आदेश दिए। यद्यपि सुबोध जी रोली से डरते थे, परंतु 3 दिनों से उसके न आने कारण उसकी डांट फुटकार मुहावरे की कमी महसूस कर रहे थे। एक सहपाठी से पता चला कि रोली चौका घाट क्षेत्र की रहने वाली है और उसका घर भी बाढ़ग्रस्त हो गया है। सुबोध जी यानी बेसेंटो हॉस्टल में अपने रूममेट से, यार इस बार बाढ़ ने तो त्रस्त ही कर दिया है। रूममेट, हाँ, बहुत लोग खाने पीने की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। सुबोध जी, क्यों ना हम उनकी कुछ मदद करें। रूममेट, हाँ, तुम ही तो हो एक गांधी। सुबोध जी जोर देते हुए, अरे यार, अपने कुछ साथी भी फंसे हैं वहाँ, आज हॉस्टल में मीटिंग रख सबकी राय जानते हैं। रूममेट, ठीक है, अब जब तुम्हारा मन ही बन गया है तो अभी जाकर चौकीदार से बोल देता हूँ कि टीवी वालों हॉल में सबको इकट्ठा करे, मीटिंग है। सभी हॉस्टल वासियों के निर्णय से यह प्रस्ताव पास हुआ और निर्णय हुआ कि रुपए इकट्ठे किए जाएंगे और किसी दिन चलकर चावल, आटा और दाल के पैकेटों का वितरण होगा। एकत्र रुपयों से 70 किलो चावल, 70 किलो आटा, 35 किलो दाल खरीदी गई और 70 पैकेट बने, जिसमें हर पैकेट में 1-1 किलो चावल, आटा और आधा किलो दाल रखी गई। तय तिथि पर शाम 5 बजे 10-12 लड़कों के साथ सुबोध जी चौका घाट के बाढ़ग्रस्त इलाके में गए। वहाँ इन छात्रों के प्रयास से खुश होकर एक नाव वाले ने मुफ्त में नाव की पेशकश की। सभी साथी नाव पर सवार होकर कॉलोनी की तरफ निकल पड़े। सुबोध जी की निगाहें हर वक्त रूली को ही खोज रही थीं और सहमी भी थीं कि कहीं यहाँ भी वो शुरू ना हो जाए। अनुज इशारे से दिखाते हुए बोला, वो लड़की कितना चिल्ला रही है। निखिल समझाते हुए, हाँ, लेकिन लोगों की मदद भी तो कर रही है। उसे देखो, पानी में खड़े होकर भी पसीना आ रहा है। अनुज, हाँ, लोग उसकी बातों को जल्दी समझ नहीं रहे, इसलिए गुस्सा हो रही है। अभिनव, अरे वो तो रोली है। रोली है की आवाज़ नाव के दूसरे छोर पर खड़े सुबोध जी के कानों तक पहुंची ही थी कि नाव नीचे किसी पत्थर से टकराकर बहुत जोर से हिली और सुबोध जी छपाक से पानी में गिर गए। सुबोध जी गिरते ही रोली ने पीछे मुड़कर देखा। रोली जोर से हंसती हुई बोली, का बे, तुम पानी में कूदना फांदना नहीं छोड़ सकते। सुबोध रोली की तरफ बढ़ते हुए, अरे नीचे पत्थर आ गया तो नाव के झटके से गिर गए। रोली जोर देते हुए बोली, इधर कहाँ आ रहे हो, बीच में गड्ढा है। सुबोध जी, अरे ये राहत सामग्री बांटनी थी, किसी को तो नाव से नीचे पानी में उतरना ही था। रोली, तो इधर का हम तो हैं भिखारी दिख रहे हैं, साल भर का अनाज है हमारे घर में, चलो दूसरी तरफ नाव घुमाओ, हम सबकी औकात जानते हैं, पहचान पहचान में बंटवा देंगे। सुबोध जी, अरे रहने दो, क्या परेशान होगी। रोली जोर से हंसते हुए बोली, वाह रे वाह, तुम लड़की हो क्या और मैं लड़की हूँ, अपने आप से पूछ के देखो कौन क्या है, बड़े आए रहने दो कहने वाले। ठीक है चलो। सुबोध जी पस्त होते हुए, आज रोली
अन्य लड़कों से जानकर बहुत खुश हुई कि इस काम करने की बात सुबह जी ने ही सोची थी। निवास स्थान से निजी वाहनों से शाम 4 बजे। एनी बेसेंट हॉस्टल का परिचय केवल इतना बता देने से नहीं हो पाएगा कि यहाँ बीएड और एमएड के छात्र रहते हैं। यह संगम है सभी फैकल्टीज का। यहाँ आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मा, शास्त्री, बीटेक, एमए, एमएससी, एमकॉम, एम फार्मा, आचार्य, एमटेक, पीएचडी, शादीशुदा, तलाकशुदा, घर से फरारशुदा हर तरह के किशोर मिल जाएंगे। अगर आप किसी ट्यूटर की तलाश में हैं तो आपकी वो खोज भी यहाँ आकर पूरी हो जाएगी। बिना ऑफिस का ट्यूशन ब्यूरो है ये। हर विषय के ट्यूटर मिल जाएंगे। और अगर आपकी लड़की वाले हैं तो ससम्मान कहता हूँ कि बहुत प्रतिभावान ऊर्जावान छात्र रहते हैं यहाँ। 21 से लेकर के 32, 35, 40 साल तक के। अगर आप पालने से पूत के पाँव पहचानने में सक्षम हैं तो ले जाइए, क्योंकि यहाँ से निकालने के लिए किसी भी प्रतिभावान को खरीदना कॉस्टली पड़ेगा। यहाँ के माहौल की बात ही भी बता दें। जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा हॉस्टल तो बीएचयू के मेन कैंपस में भी नहीं है। अगर बाहरी तौर पर देखा जाए तो ध्यान भटकाने वाला कोई साधन नहीं है। हॉस्टल की दीवार से सटकर एक तरफ प्राइमरी सीएचएस है और सामने एक अखाड़ा, जिसमें कुछ गायें हैं और एक स्कूल भी चलता है। वहीं दूसरी तरफ रही सही एक 4 मंजिला इमारत है, जिसे देखकर लगता है कि यह भी किसी योजना द्वारा लीज पर लोगों को दी गई है। और इस इमारत के लोग भी खिड़कियों और हॉस्टल की तरफ खुलने वाले अपने अपने दरवाजों पर बहुत ही कम ही आते हैं। शायद एक ही हॉस्टल को बिना हिले डुले वर्षों से खड़ा देख उनका भी मन भर गया है। हॉस्टल के पीछे क्या है, यह बहुतों ने बिना देखे ही अपना बीएड पूरा कर लिया, क्योंकि हॉस्टल के महान पूर्वजों की करतूतों की खुशी में हॉस्टल की छत पर जाने का चैनल हमेशा ताली की मोहब्बत में होता है। कर्मचारी से चाबी लेने का दुस्साहस इसलिए नहीं होता कि न जाने कौन आपके कंधे पर रखकर गुलेल चला दे और आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र फटा हुआ पाएं। यहाँ की सुबह भी अनजाने में ही विशिष्ट हो जाती है। आप यहाँ बिना अलार्म के ही जग सकते हैं। रूट डाइवर्जन होने से लंका से कैंट हो जाने वाली गाड़ियों को हॉस्टल के सामने से गुजरने वाली सकरी सड़क पर धकेल दिया जाता है और एक दूसरे से अलग आगे निकलने के प्रयास में अपने भोंपुओं का सिर पकड़ दबाते रहते हैं। यहाँ की सुबह की एक और ख़ास बात है, जो एक बार उठकर फिर से लड़कों को दोबारा सोने की वजह देती है। वह है कमरों के बाहर झाड़ू लगाने वाले भैया के गाने और सीटी की आवाज़। भैया कुमार सानू के गाने के बड़े चाव से और धुन में गाते हैं और उनकी सीटी से निकलने वाली मोहब्बतें फिल्म के गानों की धुन और सबसे स्पेशल तो तुम्हें अपना बनाने की कसम खाने की धुन तड़के जागने वाले को वापस सोने की कसम खिला देती है। लड़के सोते ही सपने को दुनिया के उन दरवाजों को डोरबेल बजने लगते हैं जिनमें वो जीवन भर रहना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले भाग में।